हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और हम अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो कि हमारा 5th चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का, उसको स्टडी कर रहे थे। और अपने इस लेक्चर में हम फैज़ल अली कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टेबल दी गई है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। इसमें है ओरिजिनल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द स्टेट्स एंड टेरिटरीज़। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे जो हमारे स्टेट्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया था, जिसमें कि पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट एंड पार्ट डी टेरिटरीज़। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था हमारे स्टेट्स का और हमारी स्टेट्स की टेरिटरीज़ का 1950 में। तो इसी में बताया गया है कि इसमें जो ये पार्ट्स हैं, जो ये स्टेट्स हैं, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट में थे और ये कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर कवर्ड होते थे, इनसे रिलेटेड प्रोविजंस कौन कौन से आर्टिकल के अंदर कवर्ड होते थे, ये हम इस लिस्ट में एक बार देख लेते हैं। पार्ट 6 इसकी ओरिजिनल हेडिंग थी, जिसमें कि पार्ट 6 में बताया गया था द स्टेट्स इन पार्ट ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, और जिसको कि आर्टिकल 152 तो आर्टिकल 237 के बीच में कवर किया गया था। ठीक है, उसके बाद है पार्ट 7। पार्ट 7 की जो ओरिजिनल हेडिंग थी वो थी द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, और पार्ट 7 में जो स्टेट्स बी थे हमारे, जिसको कि फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था, उसको आर्टिकल 238 के अंडर कवर किया गया। और जो पार्ट 8 था हमारा, उसमें द स्टेट्स इन पार्ट सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, उसमें क्या किया गया, हमारे पार्ट सी में जो स्टेट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में, उनको डिस्क्राइब किया गया था। और पार्ट सी के लिए जो भी आर्टिकल्स थे वो आर्टिकल नंबर 239 से आर्टिकल नंबर 242 के अंडर थे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 में पार्ट डी टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया था और उन टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया था जो कि इस शेड्यूल में स्पेसिफाइड नहीं की गई हैं। पार्ट 9 में द टेरिटरीज़ इन पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड अदर टेरिटरीज़ नॉट स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल, ये कहा गया है। तो पार्ट 9 में जो ये पार्ट डी टेरिटरीज़ थी, जिसमें कि अंडमान एंड निकोबार आता है, तो इसमें क्या था हमारा, इसमें जो कि अंडर आर्टिकल 243 के अंडर इसको कवर किया जाता है, पार्ट डी टेरिटरीज़ को, जिसमें कि अंडमान एंड निकोबार आया था। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं फैज़ल अली कमीशन, जो कि आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है। The creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis. ये कहा गया है कि जब हमारे देश में जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर क्या हुआ था, अक्टूबर 1953 में आंध्रा स्टेट को बनाया गया था, तो हमारे देश के विभिन्न पार्ट से, डिफरेंट पार्ट से क्या हुआ, डिफरेंट रीजन से इस बात की काफ़ी ज़्यादा डिमांड उठने लगी कि अलग अलग रीजन से लोग कहने लगे कि हमें भी ऐसे ही लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमारे स्टेट का भी फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, लोग डिफरेंट टेरिटरीज से आने लगे, इंडिया की डिफरेंट रीजन से आने लगे और इस चीज़ की डिमांड रखने लगे कि हमारे लिए भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए, नए स्टेट का क्रिएशन किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पर। दिस फोर्स्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट इन दिसंबर 1953। तो जब लोगों की भारी डिमांड आने लगी, तो दबाव में आकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए, इसके समाधान के लिए क्या किया कि एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया दिसंबर 1953 में। ठीक है, और जिसके चेयरमैनशिप फैज़ल अली को बनाया। ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन थे, फज़ल अली थे। और उनको पूरा जो ये मुद्दा था उसको री एग्ज़ामिन करने को कहा, उसको एनालिसिस करने को कहा। गवर्नमेंट के द्वारा फज़ल अली से कहा गया कि आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को हेड करेंगे, आप इसके चेयरमैन हैं और आपको ये बताना है, इस कमीशन से ये कहा गया कि भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पर किस प्रकार से स्टेट्स को फॉर्मेशन किया जाना चाहिए, ये इस पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है, इसमें जैसा कि लिखा गया है, दिस फोर्स्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट इन दिसंबर 1953। जब मांग बढ़ी तो इस चीज़ ने क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर काफ़ी दबाव डाला। तो इसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और उसके लिए चेयरमैन बनाया फजल अली को, और फजल अली को कहा कि इस पूरे मुद्दे को फिर से उसको क्या किया जाए, फिर से रीएग्जामिन किया जाए, फिर से उसका एनालिसिस किया जाए और फिर से उसकी जांच की जाए कि किस प्रकार से लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है। और उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि आपको ये बताना होगा कि जो भी ये लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को कैसे बनाना है और ये बनाना किस हद तक उचित रहेगा। तो इस सब की जो ज़िम्मेदारी थी वह फ़ज़ल अली को दी गई और उसके लिए बनाया गया स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन दिसंबर 1953 में, ठीक है। इट्स अदर टू मेंबर्स वर के.एम. पानीकर एंड एच.एन. कुंजरू। बताया गया कि जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, इसके चेयरमैन के रूप में फ़ज़ल अली को अपॉइंट किया गया और साथ ही इस कमीशन में, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इसमें 2 अन्य मेंबर भी थे कि जिनमें एक का नाम था के.एम. पानीकर और दूसरे थे एच.एन. कुंजरू, ठीक है। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन सितंबर 1955। ये कहा गया कि जो ये फजल अली कमीशन थी, इसने क्या किया, इसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सितंबर 1955 में सबमिट कर दी। एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और फजल अली कमीशन ने इस बात को क्या है, बड़े ही व्यापक स्तर पर एक्सेप्ट किया कि हाँ, कि लैंग्वेज के बेसिस पर भी किसी भी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, ठीक है। व्यापक रूप से इस बात को उन्होंने उस पर अपनी हामी दी कि हाँ, लैंग्वेज भी एक बेसिस हो सकता है, एक ऐसा आधार हो सकता है कि जिसकी सहायता से या जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, स्टेट का फिर से फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। लेकिन जो ये फजल अली कमीशन था, इसने जो कि एक भाषा और एक स्टेट का ये जो कॉन्सेप्ट था, वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो थ्योरी था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उनके कहने का मतलब ये था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी, ठीक है। यानी वो चाहते थे कि ऐसा करना ठीक नहीं है, कि इससे क्या होगा कि अगर एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज होगी तो जो दूसरी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग होंगे या जो दूसरे रिलीजन से रिलेटेड लोग होंगे, वो क्या होंगे, इन्फीरियर फील करेंगे इससे। तो इसलिए कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी भाषा को बोल सकते हैं, मतलब उसको क्या है, ऐसी कोई वन लैंग्वेज वन स्टेट का कोई ऐसा एकदम से ऐसा टफ रूल नहीं बनाना चाहिए स्टेट में, ठीक है। इट्स व्यू वॉज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी रीड्रॉइंग ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स। ये जो फजल अली कमीशन थी, इसका विचार ये था, इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, इसका मानना था कि चाहे हम अपनी कंट्रीज़ की पॉलिटिकल यूनिट्स को चाहे कैसे भी उनको तोड़ें मरोड़ें, चाहे उनको यूनियन टेरिटरी बनाएं, चाहे स्टेट्स का फॉर्मेशन करें, चाहे एक स्टेट्स की टेरिटरी से दूसरे स्टेट की टेरिटरी को लेके उनको मर्ज करें और यूनियन टेरिटरीज बनाएं या फिर नए स्टेट का फॉर्मेशन करें, लेकिन क्या होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल यूनिट के फॉर्मेशन में या उसको रीड्रॉ करने में हमारे देश की यूनिटी जो है उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे देश की जो एकता है वो हमारा प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी हमारे देश की जो यूनिटी है वो हर कंडीशन में बनी रहनी चाहिए और ये हमारा प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए, ये कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब आप पॉलिटिकल यूनिट्स का फॉर्मेशन करते हैं इंडिया में, तो इस बात का ध्यान रखिए कि इससे हमारे देश की यूनिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। It identified four major factors that can be taken into account in any scheme of reorganization of the states। जो ये फजल अली कमीशन थी, इन्होंने 4 मेजर फैक्टर्स दिए और कहा कि इन 4 मेजर फैक्टर्स के बेसिस पर क्या किया जा सकता है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से जो पहला फैक्टर था वो था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। इसमें ये कहा गया कि
जो हमारी कंट्री है उसकी यूनिटी और सिक्योरिटी को प्रिजर्व किया जाएगा और स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसमें ये कहा गया कि अगर अगर किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन करना है तो फॉर्मेशन करते समय या स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करते समय यह बात ध्यान रखनी होगी कि इससे क्या हो, स्टेट के फॉर्मेशन से, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन से हमारे देश की यूनिटी में क्या हो, स्ट्रेंथनिंग हो, हमारी यूनिटी जो हो वो बढ़े, एकता बढ़े, और जो हमारी सिक्योरिटी है उसमें भी बढ़ोतरी हो, और हमारी जो यूनिटी और सिक्योरिटी है उसको संरक्षित किया जा सके। ठीक है। नंबर 2, इसका जो दूसरा मेन फैक्टर था वो था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। लिंग्विस्टिक मीन्स की भाषा के आधार पर, ठीक है, एंड दूसरा है कल्चरल यानी सांस्कृतिक, होमोजेनिटी रहे मीन्स की समानता रहे। ये कहने का मतलब था कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर समानता होनी चाहिए, और कल्चरल और सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक समानता भी होनी चाहिए उस जगह की, उस प्लेस की। ठीक है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी यानी भाषाई और सांस्कृतिक जो होनी चाहिए वो सांस्कृतिक आधार पर समानता होनी चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि फेजल कमीशन के द्वारा कंसीडर किया गया था, वो था फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। इसमें ये कहा गया था कि किसी भी स्टेट को बनाने के लिए पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को, इकोनॉमिक कंडीशंस को, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस होंगी उस स्टेट की, उन सबको देखा जाएगा, उन सब पर विचार किया जाएगा, उसके बाद ही स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। उसके लिए ये जो मेन फैक्टर थे, ये कंसीडर करने के पॉइंट थे कि वहाँ पर देखा जाएगा कि वहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है उस स्टेट की, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाया जा सकता है। ठीक है। इस बेसिस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। और फोर्थ फैक्टर ये दिया गया था कि प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज ए होल। ये कहा गया कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है उस बार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करते समय, किसी भी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी प्लानिंग होंगी वो क्या होंगी, और जो भी प्रमोशन होंगे, जो भी क्या होगा कि प्लानिंग को ऐसे किया जाएगा कि जो भी हमारे इंडिया के लोग हैं, जो प्रत्येक स्टेट के लोग हैं, उनकी भलाई में जन कल्याण के काम किए जाएंगे, और उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और ऐसी प्लानिंग दी जाएगी ऐसी प्लानिंग की जाएगी कि जिससे जन कल्याण की चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके, और ऐसा प्रत्येक स्टेट के साथ ही साथ पूरी कंट्री में किया जाएगा। ठीक है। ये कहा गया कि ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, या फिर ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी जो कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देती हो। ठीक है। और ऐसा प्रत्येक स्टेट में किया जाएगा, और साथ ही साथ पूरे देश में लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा। उसमें ये कहा गया, उसमें इसका इसका कहने का मतलब ये था कि जब हम स्टेट को बनाएंगे तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा, उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाएंगी, स्टेट को इस तरीके से बनाया जाएगा कि उसकी नीतियाँ ऐसी होंगी कि वो क्या करेंगी, हम जो भी उस स्टेट के जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम करेंगी, और उनके जो भी उनका जन कल्याण है उसकी भावना को बढ़ाया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा, और ऐसा प्रत्येक स्टेट के साथ ही पूरे भारत में किया जाएगा। ठीक है। ये था हमारा फजल अली कमीशन। और इसमें ये टेबल दी हुई है एक और कि टेरिटरी इन इंडिया इन 1956। ठीक है। जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और जो 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 का, तो उसके थ्रू क्या हुआ था कि हमारी इंडिया में 14 स्टेट्स बन गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई थी। एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं। तो 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, और जो 7th अमेंडमेंट एक्ट था वो भी 1956 में आया था। तो
इन दोनों के थ्रू क्या हुआ था, ये प्रोविज़न आया था कि जो स्टेट्स पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जो कि 1950 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न था, बोला गया था कि उन स्टेट्स को क्या कर दिया जाएगा, अबॉलिश कर दिया जाएगा। और अब जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, और जो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का, इसके थ्रू क्या होगा कि हमारे देश में जो है 14 स्टेट्स बनाए जाएंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाएंगी। तो उस टाइम पे 1956 के टाइम पे कितने स्टेट्स थे, 14 स्टेट्स थे। चलिए इनको रिकॉल कर लेते हैं, जिनमें थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी उनमें थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्कादेव, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। उसके बाद ये बताया गया है फजल अली कमीशन के बारे में, कि द कमीशन सजेस्टेड द अबॉलिशन ऑफ द फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरीज अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। ये कहा गया है कि जो ये फजल अली कमीशन था, इसने सजेस्ट किया, इसने सुझाव दिया कि जो फोरफोल्ड स्टेट क्लासिफिकेशन था हमारी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उस समय हमारे 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि जो स्टेट्स हैं उनको क्या किया जाए, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो लेकिन फजल अली कमीशन ने ये कहा कि ये जो फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन है हमारे स्टेट्स और टेरिटरीज का, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था 1950 में, अब उसको अबॉलिश कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। और क्या किया जाए, क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स, नए क्या किया जाए, 16 स्टेट्स का क्रिएशन किया जाए और 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज को बनाया जाए। ठीक है, 3 ऐसी टेरिटरीज को बनाया जाए कि जो कि सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड हो। ठीक है, The government of India accepted these recommendations with certain minor modifications। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये फजल अली कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उनमें बहुत छोटे माइनर चेंजेस करके उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, हालांकि उसको पूरा एक्सेप्ट किया गया, लेकिन उसमें कुछ माइनर चेंजेस किए थे, माइनर मॉडिफिकेशंस किए थे, और उसके बाद इनकी सारी लगभग सारी रिकमेंडेशंस को मान लिया गया था, जो कि फजल अली कमीशन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ। by the States Reorganization Act 1956 and the 7th Constitutional Amendment Act 1956, the distinction between Part A and Part B states was done away with। ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि फजल अली के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस दी गई थी उनमें छोटे छोटे माइनर चेंजेस करके, छोटे मॉडिफिकेशंस करके उसको गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का और जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, इन दोनों के थ्रू क्या हुआ कि पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट्स जो थे उनको क्या किया, उनके बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया, ये कहा गया है। यानी पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट्स को आपस में मिला दिया गया। ठीक है, और एंड पार्ट सी स्टेट्स वर अबॉलिस्ड, और जो पार्ट सी स्टेट्स थे उनको समाप्त कर दिया गया, उनको अबॉलिश कर दिया गया। सम ऑफ देम वर मर्ज्ड विद एडजेसेंट स्टेट्स एंड सम अदर वर डेजिग्नेटेड एज यूनियन टेरिटरीज। ये कहा गया है कि जो पार्ट सी स्टेट्स थे उनमें से कुछ पार्ट सी के स्टेट्स को कुछ जो एडजेसेंट स्टेट्स थे यानी पार्ट ए या पार्ट बी के स्टेट्स थे उनमें मर्ज कर दिया गया था, उनमें मिला दिया गया था, उनका विलय कर दिया गया था पार्ट ए या पार्ट बी स्टेट्स में। और जो कुछ बचे हुए पार्ट सी स्टेट्स थे उनको यूनियन टेरिटरीज के रूप में डेजिग्नेट कर दिया गया था, उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। As a result, 14 states and 6 union territories were created on 1 नवंबर 1956। ये कहा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ कि 14 स्टेट्स यानी 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट कर दिया गया। The State Reorganization Act 1956 established the new state of Kerala by merging the Travancore Cochin state with the Malabar district of Madras state and
कासरगोड, कासरगोडे ऑफ साउथ साउथ कैनरा, दक्षिण कन्नड़ा। ये कहा गया कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, उसके थ्रू एक नए स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, एक नए स्टेट जो कि केरला के नाम से जाना गया, उसको बनाया गया, ठीक है, नए स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया जिसे कि स्टेट ऑफ केरला कहा गया, और उसको बनाया गया त्रावणकोर जो कि कोचीन स्टेट, ठीक है, त्रावणकोर कोचिंग स्टेट विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट, ठीक है, जो कि मालाबार डिस्ट्रिक्ट था मद्रास स्टेट का, और जो कि कासरगोडे था साउथ कैनरा या फिर दक्षिण कन्नड़ा का। इन तीनों को क्या किया, मर्ज किया गया। त्रावणकोर जो कि कोचीन स्टेट का था उसको त्रावणकोर जो कि कोचीन स्टेट का था उसको मालाबार डिस्ट्रिक्ट के संग जो कि मद्रास स्टेट का था, और जो कि और कासरगोड, कासरगोड जो कि साउथ कनाडा जो साउथ कैनरा यानी जो दक्षिण कन्नड़ा था, इन तीनों को मर्ज करके एक नया स्टेट बनाया गया जिसे कि केरला, स्टेट ऑफ केरला कहा गया, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू। और जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 था, इसके थ्रू क्या किया गया, इट मर्ज्ड द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ हैदराबाद स्टेट विद द आंध्रा स्टेट टू क्रिएट द आंध्र प्रदेश स्टेट। तो क्या हुआ कि जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसके थ्रू जो हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे उनको आंध्रा स्टेट के साथ क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और आंध्र प्रदेश स्टेट को बना दिया गया, ठीक है। क्या किया गया कि हैदराबाद स्टेट के जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे उनको आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया, और आंध्र स्टेट के साथ मर्ज कर दिया गया, और एक नया आंध्र प्रदेश स्टेट क्रिएट कर दिया गया। फर्दर इट मर्ज्ड द मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट एंड भोपाल स्टेट इनटू द मध्य प्रदेश स्टेट। और इसके साथ ही जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसके थ्रू जो मध्य भारत स्टेट था, जो विंध्य प्रदेश स्टेट था, और जो भोपाल स्टेट था, इन तीनों स्टेट्स को मध्य प्रदेश स्टेट में मर्ज कर दिया गया, उसमें विलय कर दिया गया। Similarly, it merged the Saurashtra state and Kutch state into that of the Bombay state। और इसी प्रकार जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, इसके थ्रू क्या हुआ कि जो सौराष्ट्र स्टेट था और जो कच्छ स्टेट था उसको बॉम्बे स्टेट में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। द कुर्ग स्टेट इनटू दैट ऑफ द मैसूर स्टेट, और जो कुर्ग स्टेट था उसको मैसूर स्टेट में मर्ज कर दिया गया। द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे कि पेप्सू कहा जाता है, द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पेप्सू इनटू दैट ऑफ पंजाब स्टेट। और इसको जो ये पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनिट था, इसको पंजाब स्टेट में मर्ज कर दिया गया। एंड द अजमेर स्टेट इनटू दैट ऑफ राजस्थान स्टेट, अजमेर स्टेट को राजस्थान स्टेट में मर्ज कर दिया गया। मोर ओवर इट क्रिएटेड द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमनदीवी islands from the टेरिटरी डिटैच्ड फ्रॉम द मद्रास स्टेट। मोर ओवर मीन्स इसके साथ ही क्या किया गया, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसके थ्रू एक जो है नई यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, किसकी, लक्कादीव की, मिनिकॉय की, अमनीदीव की, और इनको क्या कर दिया गया, मद्रास स्टेट से सेपरेट कर दिया गया। इन यूनियन टेरिटरीज की जो है इनकी जो एरिया था उसको मद्रास स्टेट से इन टेरिटरीज को डिटैच कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, और क्या बना दिए गए, लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड, इन तीनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये था हमारा क्या था, फजल अली कमीशन, ठीक है, फजल अली कमीशन। और ये हमने इसमें ये पढ़ लिया। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि 1956 के बाद जो भी नए स्टेट्स बने थे और जो यूनियन टेरिटरीज बनी थी, ठीक है। आज का हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आया हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।